अच्छा होगा, आपको आवाज़ भी ठीक तरह से आ रही होगी और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके तो एबीटी ओके लिख दीजिए फटाक से, जल्दी से अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। आप भी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिनके साथ शेयर करें उनको भी कह दीजिए पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, युग रतन जी आइए, स्वागत है। बाकी लोग आज काफ़ी इंतज़ार करते रहे होंगे, कुछ लोग शायद सो भी गए होंगे। ऐसा ही कुछ लग रहा है। बहरहाल तो चलिए बिना इंतज़ार किए सीधे शुरू करेंगे लाइव को, क्योंकि कम समय में ज़्यादा बात करनी है। और ज़्यादा बात करने का लिए आज G20 का बात करेंगे, सीधे G20 की बात करेंगे बिना इधर उधर की बात किए हुए। ज़रा G20 के कुछ नज़ारे देख लें। हाँ, ये वो आदमी है जिसने वाकई में कमाल कर दिया है, और क्यों कमाल कर दिया है उस सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। वाह क्या बात है, गजब है भाई। ज़रा आन बान शान तो देखिए, ये भारत है, लग ही नहीं रहा है कि भारत है। और ये शानदार हॉल, ये शानदार भारत का रुतबा अब पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया देख रही, समझ रही है। और ये तब संभव होता है जब आप लोग जागरूकता के साथ वोट करते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और भारत एक ही फोटो में, डबल बर्नॉल। हेमंत शाह जी आइए, मुझे लगा आप सो गए होंगे। एक फोटो और दो बर्नॉल के काम भाई। भारत, बताइए ऐसा कहीं होता है क्या? कितना दर्द हो रहा होगा, थोड़ा तो सोचा करो मोदी जी, कि मतलब लोगों को दर्द से ही मार डालोगे आप। और वहाँ तक तो ठीक है कि आप ये सब कर रहे हो, खुद के हैंडल से ट्वीट करके और बताते हैं। ये फ़ोटो खासकर जानबूझकर दिखाते हैं लोगों को, जो है बेचारों को क्या कहें, जीने का मौका नहीं दे रहे हैं, जीने नहीं दे रहे मोदी जी। खैर चलिए साहब, एक ज़माना वो था जब कोई हमारे देश में इतने सारे मेहमान आए दुनिया जहान के। अगर मैं स्लाइड दिखाना शुरू करूँगा बहुत लंबा समय लग जाएगा, है ना। या दिखाएं, रहने देना, उसमें अननेसरी करीब करीब 20-25 मिनट चले जाएंगे। तो इतने सारे लोग आए, दुनिया भर के तमाम सारे मेहमान आए। मेहमान तो पहले भी आते थे, तब में और अब में क्या फ़र्क है? मेहमान वही है, वही सऊदी के प्रिंस हैं, वही तमाम सारे लोग हैं। पहले और अब में जो फ़र्क है, ज़रा उसको एक वीडियो के माध्यम से आप देखिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। So when the Saudi king visited Kashi in 1955, Nehru had the temple covered so as to not offend the king. Not just this, visible government buildings were painted with the words Kalma Taiba. Pujas and artis were also stopped at all the various temples of Kashi for the duration that the Saudi king stayed in the city. Nehru had even arranged for a special train and coach to take the Saudi king from Delhi to Kashi. This is how Nehru and the Congress had crossed all limits and insulted the sentiments of the Hindu community, all to appease a certain minority vote bank. सऊदी प्रिंस पहले भी आए थे, इस वीडियो की माने तो सऊदी प्रिंस पहले भी आए थे, बिल्कुल सही बात है। इस वीडियो में बताया गया कि जब सऊदी प्रिंस आए थे तब उन्हें काशी ले जाया गया, स्पेशल ट्रेन अरेंज करी गई थी। हाँ, की जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, की जानी भी चाहिए। अगर आपका कोई बहुत ख़ास मेहमान है, आवभगत होनी चाहिए। लेकिन सऊदी प्रिंस की भावनाएं आहत ना हो जाए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन्होंने अपने मन से कर लिया कि सऊदी प्रिंस की भावना जो है वो आहत हो जाएंगी बुत देखकर, मंदिर और मंदिर के अंदर मूर्तियां देखकर। तो साहब सारे मंदिरों को ढक दिया गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर को ढक दिया गया था, तमाम सारे अन्य मंदिरों को और रास्ते में पड़ने वाली तमाम मूर्तियों को ढक दिया गया था। क्या ये बात आपको आज से पहले मालूम थी? कम से कम मुझे नहीं मालूम थी। मैं बड़ा हैरान हूँ देखकर कि कभी तो इन्होंने जो है सपेरों की दुनिया बता दी, भिखारी बता दिया भारत को, और कभी इतना गजब इन्होंने कम काम कर दिया कि साहब मंदिर ही ढकवा दिए, मूर्तियाँ ही ढकवा दी, आरती बैन करा दी। अगर इस वीडियो की माने तो इस वीडियो में कहा गया है कि आरती तक बैन करा दी गई थी। किसके कार्यकाल में हुआ ये? कांग्रेस के कार्यकाल में, नेहरू जी। बड़ी हैरानी होती है देखकर।
कि ऐसी पार्टी, आज भी लोग आ रहे हैं सर, तब में और अब में क्या फ़र्क है वो आपको देखना चाहिए। तब भी सऊदी के प्रिंस आए थे, आज भी सऊदी के प्रिंस आए। तब जो है बड़े चुपचाप तरीके से काम होता था। ओमान के प्रिंस का देखिए साहब, ओमान के भी जो आज फिर जाएगा, फिर कॉपीराइट ठुक जाएगा भाई। तो ये है साहब कुल मिलाकर ओमान के जो हैं राष्ट्राध्यक्ष आए, वही स्वागत, वही गाना बजाना, वही बच्चियाँ नाच रही हैं। अब कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उनको अच्छा नहीं लगा और वो चले गए अब्रप्टली। चले गए होंगे, कौन सी बड़ी भारी बात है। हमारे देश में आए हो, हमारी परंपरा, हमारी जो चीज़ें हैं उनको आपको सहन करना पड़ेगा, ख़त्म बात। हम आपके देश में जाएंगे तो हम उसका ख्याल रखेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। तो ये फ़र्क आ गया। एक ज़माना वो था जब भारत में मूर्तियाँ ढक दी जाती थी, मंदिरों में आरती को बैन कर दिया जाता था जब तक वह उनकी भावना आहत ना हो, और सारे मंदिरों को सील कर दिया जाता था। और एक आज है कि एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे तो रंग बिरंगी वेशभूषा में हमारी बच्चियाँ आपको नृत्य करती मिल जाएंगी, गाना बजाना सब कुछ मिलेगा। इस्लाम में तो हराम है ना गाना बजाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाना, नाचना, ये सब हराम है। बस सत्ता का फ़र्क है सर, ज़्यादा कुछ नहीं। वही लोग हैं, पर इस बार हमारे हिसाब से डील हो रहा है, उनके हिसाब से नहीं। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है, हमारे घर में अगर आप आएंगे तो हम जो आपको दे सकते हैं वही देंगे। ये नहीं होगा कि आपकी भावना आहत हो जाएगी। अगर मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता तो नहीं बनेगा, आपके लिए स्पेशली बन नहीं जाएगा, ठीक है ना। पूर्व देश सोच रहे होंगे कि क्या सपेरों का देश है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, उस समय के देश सोचते। नवीन जी आइए, स्वागत है, क्लियर है ना। तो बात खाने की चली है साहब, तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हाँ, खाने का मेन्यू भी आ गया। स्टार्टर है अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, फॉक्सटेल मिलेट लीफ क्रिस्प टॉप्ड विद योगर्ट। आए, चलो हिंदी में पढ़ लें यार, काहे के लिए इतना परेशान ना करें आप लोग। आइए, शुरुआती व्यंजन पात्रम, ताज़ी हवा का झोंका, उसके बाद दही गोले, भारतीय मसालेदार चटनी। अच्छा ठीक है, फिर मुख्य भोजन में क्या भैया, मुख्य भोजन ले आओ। ग्लेज्ड फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी कुटुकी, श्री अन्न क्रिस्प और करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ परोसे गए कटहल गेलेट। भारतीय मुंबई पाव कलांजी स्वाद क्या है। हाँ, बाकर खानी, यहाँ कुछ होगा। इलायची स्वाद लाल वाली मीठी रोटी। आए, मिष्ठान मधुरिमा। ये भाई साहब जी इंटरनेशनल गेस्ट हैं, इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे बाबा, ऐसी ऐसी चीज़ें परोस रहे, न टंगड़ी न कबाब, ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, उधर से बुलाया सबको, सारे वेस्ट के लोग आए, लगे टंगड़ी कबाब वाले लोग, लगे चीरने वाले। कुछ ना मिलेगा बाबू, हमने क्या बताया अभी। मेरे घर यदि आप आएंगे, मेरे घर में यदि नॉनवेज नहीं बनता तो मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा, भले ही आप देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बने रहो, क्लियर है। और ना बाज़ार से आएगा कि आपको सर्व कर दिया जाए। हम नहीं खाते, हम नहीं खिलाएंगे, काम ख़त्म। आपको खाना है तो कहीं और खाइए, अपने घर में खाइए, मना ही थोड़ी है, ठीक है ना। तो साहब पूरा का पूरा वेजिटेरियन खाना आज शाम को G20, अब 20 कहाँ रहा, पर बहरहाल अभी तो 20 कह लें। G20 के तमाम सारे देश से आए हुए तमाम सारे राष्ट्राध्यक्षों के लिए भोजन वही है, वेजिटेरियन है, दही है, साफ़ स्वच्छ खाना है, ठीक है। अब दही भी हो सकता है कि गाय के दूध का हो, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इस राष्ट्र में आजकल सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। जिनको मिर्ची लगी हो, दही उसमें भी काम आता है, कभी ट्राई करके देखो। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। क्या हुआ चेतन शर्मा जी, इतने टेंशन में क्यों आ गए। सब भारतीय, टेंशन मत लो आप। भारतीय क्रिकेट, एक मिनट, पिछला वाला लाइक कर दिया था। हाँ, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय फलाना, भारतीय क्या हो गया भाई, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय गैस। हाँ, मैं समझ गया चेतन जी,
सब में भारतीय है ना। तो अब भारत 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 ही चलने वाला है। अंग्रेजी में भी भारत है, हिंदी में तो समझ में आता था। ये गलत हो रहा भाई साहब, अंग्रेजी में लिख के बैठे, बताओ। चलो कोई नहीं भाई, खाना भी आपको यही खाना पड़ेगा। क्या क्या हो रहा है, इतने सारे गेस्ट आए, इतनी धूमधाम आपने देखी होगी। सोशल मीडिया पटा पड़ा है, न्यूज़ पूरा पटा पड़ा है G20 से, सब दिख रहे हैं, अपने बुढ़ऊ से लेके तमाम सारे लोग सब दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा बस, हैं। आउच बेबी, कहाँ गया, किधर गायब है। वो कैमरामैन को 500-500 रुपये दे दे के घूम रहा है कि मेरी फ़ोटो तो दिखा दो, पर यहाँ लगता है पहले से ही सबको बता रखा है, इस निकम्मे की नहीं दिखानी। तो भाई मेहमान है हमारे, स्वागत है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन ट्रूडो साहब गायब है पूरे से, पूरे सिनेरियो से गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रहे। सबकी फ़ोटो दिख रही है, एक ट्रूडो साहब की छोड़कर। अब ये अचानक हो गया होगा, हमें मालूम नहीं, या जानबूझ के किया पता नहीं, अचानक ही हो गया होगा। नकुक को ले गई, कैमरा उनकी तरफ नहीं जा रहा तो कोई क्या करे। नहीं है इतना चार्मिंग फेस की कैमरा वहाँ घूमे, कोई क्या कर सकता है। वो इटली की राष्ट्राध्यक्ष आई थी, बड़ी ज़ोर ज़ोर से हाथ मिला रही थी। हाँ, लोग बोले देखो मोदी जी हैं, वैसे तो इतना इटली इटली करते हैं। हमने कहा ये पहली इटालियन है जिससे मोदी जी अच्छे से पेश आ रहे, बाकी हमारे यहाँ जो इटालियन बैठी है उसका तो बिल्कुल स्क्रू टाइट करके रखते हैं, एकदम चूड़ी कस के। खैर, व्यक्ति के व्यक्ति पे भी फ़र्क पड़ता है, हाँ, किससे हाथ मिलाया जा रहा है और कैसे मिलाया जा रहा है। कुछ वीडियोस चल रहे हैं उनको काउंटर के लिए। अच्छा, वीडियोस चल रहे हैं क्या इंडिया भारत वाले, अभी भी पगलाए घूम रहे। अरे घूमने तो मज़े ले हो यार चेतन जी, आप मज़े लो इनके, आपका समय है मज़े लेने का। इनकी हालत मालूम कैसी है, अब कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। जो पुलिस डिपार्टमेंट में है या जो पुलिस डिपार्टमेंट से करीब से थोड़ा देखा है वो समझ पाएंगे। इनकी स्थिति मोदी जी ने ऐसे कर दी है, पेट्रोल के फोए वाली। पेट्रोल का फोआ समझते हैं, सर, रुई का फोआ होता है, उसमें पेट्रोल लगा के। हाँ, तो उस समय जो स्थिति होती है ना, पूरे विपक्ष की वही स्थिति है, लुटियंस की पूरी वही स्थिति है। भड़बड़ाए घूम रहे हैं, मज़े लीजिए चेतन जी इनके, फुल मज़े लीजिए। इनको समझ में आ गया वो स्माइली चेप दें, बाकी नहीं आए कोई बात नहीं, पूछ लेना आपके आसपास में पुलिस वाला आता जाता हो, वो बता देगा। ठीक है, चलें आगे चलें। आइए, शुक्ला जी, आप ग्रीन कैप क्यों पहने, आपकी बारात में जाना ना भाई साहब, इसलिए पहने। ठीक है, मसाला चाट भी था। हाँ यार, मसाला चाट केरल के लाल चावल में, ये हमने खाए नहीं भैया केरल के लाल चावल, ये अब खाने पड़ेंगे। अब ये इस बार देखा तो मतलब कुछ अच्छा ही होगा। हम भी देखेंगे। चलो, कैसे कैसे लोग आते हैं, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हमारे यहाँ आते हैं। बुद्धूजीवी कर दूँ, बुरा नहीं माने तो। उनको इसी से फ़र्क पड़ता है, क्या पहने क्या नहीं पहने, बताओ। फिर वही वाली बात जो मैं पहले जैसा बोलता था 2 साल पहले वाला, रिश्ता लेकर आ रहे हो क्या, बोलूँगा तो फिर बुरा लग जाएगा। मत लाओ ना रिश्ता, क्या करोगे, हैं। ठीक है, परेशान मत हो यार, शादीशुदा है, बच्चे अच्छे हैं सब, टेंशन मत लिया करो। फिर भी मन डोल रहा तो फिर बात एक अलग है। चलो आगे चलें। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि साहब एकदम साइडलाइन हो गए ट्रूडो का पता नहीं चल रहा है। ट्रूडो कहाँ है, किधर है, और बाकी सारे नेता दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, बाकी जो नहीं दिख रहे वो क्यों नहीं दिख रहे हैं। खैर, कुछ तो बात होगी ना, यूं ही तो नहीं होता सब कुछ। जी, कोई ये नहीं सोचा होगा क्या कि सेक्युलर शब्द, अरे भाई, संविधान से ना डिलीट किए जाए। 13 सितंबर 2023 को जो सारे प्रॉब्लम की जड़ है, लोग इधर मुद्दा भटक गए, बिना डिलीट किए भी लोग हटाए देने वाली स्थिति है भाई अंकुर जी, ऐसी बुरी स्थिति है। परेशान है लोग। प्रीति जी कहती, भैया आज पता चला 7वीं सदी से पहले भी सतयुग से भारतवर्ष था, तो मुग़ल ने हिंदुस्तान किया, अंग्रेज़ ने इंडिया। जी बिल्कुल। खैर, अब नहीं क्या करें बनर्जी साहब, मन डोलता रहता लोगों का। अब
करना पड़ता, फिर ऐसा बताना भी पड़ता, भैया ये इतना नहीं है, कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में, काहे परेशान हो रहे हो, हैं? ना अता न पता, बोलो तो मानना नहीं, ईगो इतनी हर्ट हो जाती कि पूछ छुई मुई जैसी है, छू भर लो, हाय मुरझा गई। हाँ, जरा सा बोल दो, मिर्ची तो ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल फुआ लगा दियो पेट्रोल का। लेकिन काम नहीं करेंगे, जो बोलेंगे उसको मानेंगे नहीं, जो सारी बातें बताई जाएगी उसको फॉलो नहीं करेंगे कि टेलीग्राम का चैनल है ये वो, जानकारी कुछ मिलेगी नहीं यहाँ से, उसके बाद फिर भागे भागे घूमते हैं जीजा बनाने। ना बनाओ भाई साहब, कोई नहीं कह रहा आपसे बनाने को, है ना। और फिर मिर्ची लग जाती, फिर भग जाते हैं, फिर 4 दिन बाद फिर लौट आते हैं घूम के, फिर लौट आते हैं, तो गुजारा नहीं होता ना। इतनी सारी न्यूज़ कहीं मिलेगी नहीं, तो घूम फिर के यहीं आना पड़ता है। दादा ऐसा मत करो, अच्छे से बैठो, प्यार से, एकदम नहीं समझ में आता दर्शकों से पूछ लो कि क्या मैटर है क्या नहीं। अगर हमको टैग करोगे तो जवाब तो आएगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आवाज़ लगाओ मैं ना हूँ, है, मेरे को आना पड़ता है जिन्न बन के, क्या हुक्म है मेरे आका, फिर आपके लिए आफत हो जाती है। जनता से पूछ लो, जनता जवाब दे देगी आपको। और जागरूक रहा कीजिए, हर समय हंसी ठिठोली हर चीज़ में अच्छी नहीं होती। कभी कभार ज़्यादा उछल कूद मचाने पे टीचर बुलाता है, बेटा इधर आओ, बहुत प्यारे लग रहे हो, इधर आओ, और सीधे एक कंटाप रखता है तो गलौआ लाल हो जाता, कान भी, हैं। ऐसा मत करो, हम वो वाले ही टीचर हैं जो बुलाते बहुत प्यार से, बहुत प्यारे लग रहे हो, आओ पास आओ, और पास आने के बाद में क्या होता है वो आप जानते हो। ऐसा मत करो। चलिए आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर इतनी सारी बातें हो रही, इतना सब कुछ हो रहा है G20 में, हंगामा मचा हुआ G20 का, और ट्रूडो साहब गायब। लेकिन बाकी जगह क्या क्या चल रहा है देखें। पहले आवाज़ बंद करूँ। ये मोदी जी का जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं ना, भाई साहब आप लोगों से एक निवेदन है, तो मतलब आप लोगों को जो करना करो, आप तो प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हो, चोरी के वो ऑडियो क्यों चलाते हो यार। तुम लोगों के चक्कर में हमारी वाट लग जाती भाई। चोरी आप करते हो, आपसे कोई बोलता नहीं क्योंकि आप तो दादा हो, हैं, हमारी वाट लग जाती है, हम गरीब लोग हैं, हम पर कॉपीराइट ठोक देते लोग। कमाल है यार। ये मोदी जी के चैनल पे कॉपीराइट ठोको यार कोई, हैं, तब इनको समझ में आएगा, तभी अपने लोगों से बोलेंगे भाई सुधर जाओ। कमाल है, जीना हराम कर रखा है इनके, जितने भी इनके वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्रिएटर्स जो भी लोग हैं। क्या भाई साहब अब तो बर्नौल प्रोडक्शन भी बंद कर दिया, क्या करें, रोज़ इतना जलन होता है लोगों का कि उनका कैपेसिटी नहीं है। हाँ, कैपेसिटी तो नहीं है, उस पर मिर्च छिड़क दिया मोदी जी जब MBS को, और बताएं चाचा को अपने दोनों तरफ बिठा दिया। अभी रुकिए, आ रहा हूँ मोहन जी, उसी पर आ रहा हूँ, आनंद आएगा आपको। आज तो गजब गजब हुआ है, खतरनाक एक से। पहले ज़रा पूरी झलकियाँ देख लें क्या क्या हुआ। ओ हो, वसुधैव कुटुंबकम। चलो भाई, आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम हाथ मिलाते हुए देखिए लोगों को, हाथ मिलाते हुए पहले तो सुन हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का,
सबका साथ का प्रतीक बन गई। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। चलिए पहले ज़रा दिखाऊं नरेंद्र मोदी बीन अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग एट G20 समिट इन दिल्ली। इस पूरे वीडियो को हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, आवाज़ बंद करके दिखाएंगे और इसलिए दिखाएंगे ताकि आप कुछ देख सकें। और जो देखना आपको ये देखना कि इस पूरे वीडियो में कहीं भी आउच बेबी नहीं है। कनाडा जो अपने आप को इतना बड़ा देश मानता है उसका नामो निशान नहीं है सर इस पूरे वीडियो में। बड़ाऊ देखे और कहाँ देखे, बैकड्रॉप देखो ज़रा, सूर्य मंदिर। और ये बता रहे हैं बड़ों कभी देखा है, जानते हो क्या चीज़ है? अबे जब तुम्हारे पुरखे भी पैदा नहीं हुए थे तब का है। और एकदम सटीक मिनटों में टाइम बताने वाली ये वो घड़ी है जो आज तक काम करती है। सबको एक ही जगह। बैकड्रॉप देखिए कितना शानदार है, सूर्य मंदिर, कोणार्क। कितना मिर्ची लगेगी भाई, हमको तो समझ में नहीं आता। जीने नहीं देंगे मोदी जी हैं। ओफ ओफ ओफ। सब आए साहब, ट्रूडो नहीं दिखे इस वीडियो में। क्या कहा मैंने? मोदी जी बोलते कम हैं लेकिन मारते बहुत गंभीर हैं। चोट ऐसी कि जिसका निशान भी ना दिखे लेकिन दर्द बहुत हो, पुलिसिया स्टाइल में। तो ये मोदी जी का स्टाइल है। ट्रूडो साहब को समझ में नहीं आ रहा, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। खैर अच्छा ही हुआ, आज तो लवली मज़ा आ गया। G20 दिखे, हाँ बिल्कुल एकदम मज़ा आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन जी कहते हैं कॉमरेड सेक्युलर एंड कम्युनिस्ट आई रोलिंग लाइक भूचक्र। हाँ बिल्कुल भूचक्र की तरह एकदम भूचाल हो गया सर उनके लिए, तो पगला गए पूरी तरह से। तो ये स्थिति है। नहीं ट्रूडो आए, हमने कल दिखाया था ट्रूडो आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए। खैर वैसे जिनको नहीं दिख रहे उनको दिखा दें। इस वीडियो में आपको यहाँ बैठे दिखेंगे, पीठ दिखेगी ट्रूडो की। हम तो पहचान जाते हैं, हमारे तो खास हैं, हमको पहचानना पड़ता है, ढूंढ के निकालना पड़ता है किधर। पूरे वीडियो में गायब, सब जगह से गायब, मीडिया ग्लेयर से गायब। ट्रूडो परेशान है कि वो G20 में आई भी हैं कि नहीं है, वो अपने आप से पूछ रहे हैं। खैर बहरहाल वसुदेव कुटुंबकम तक तो ठीक है, लेकिन कोणार्क के मंदिर, सूर्य मंदिर के सामने आके आप ऐसे फ़ोटो खिंचाओगे, सबको उधर ही बुलाओगे, कमाल है। ताजमहल क्यों नहीं लगाया? 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसको लगाते ना, ताजमहल लेके घूमते थे। पहले भारत की क्या स्थिति थी, एक ताजमहल लेके घूम रहे हैं। आज ताजमहल नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। और वो जो ऊपर से नेम प्लेट बदली है ताजमहल तेजो महल्या की, उसका वीडियो तो मिल ही जाएगा, और देख लेना आप लोग, आपके सबके काम आएगा। ठीक है ना। खैर चलिए और क्या क्या हुआ देखें जरा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी,
अफ्रीकन यूनियन के बारे में हमने आप लोगों से बात करी थी, एक बार बात करी थी कि अफ्रीकन यूनियन भी G20 में आना चाहता है, वो ब्रिक्स में भी आना चाहता है, सब जगह आना चाहता है। अफ्रीकन यूनियन वो यूनियन है, छोटे छोटे देश, पैसा नहीं है, कुछ नहीं, कोई इनको पूछता नहीं है। ये वही है जिन्होंने अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को बिल्कुल एकदम आईना दिखा दिया। उन्हीं को लेकर आए मोदी जी, गर्म जोशी के साथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और G20 अब G21 हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन भी इसका सदस्य बन चुका है। क्लियर है? तो अब अफ्रीकन यूनियन बना तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन बहुत बड़ी एक घटना हो गई। कभी अफ्रीकन यूनियन ने सोचा नहीं था कि वो सबसे पावरफुल, विश्व का 85% बिजनेस जहाँ होता है उस जगह उनको सीट मिलेगी, वहाँ बैठेंगे, परमानेंट सदस्य हैं। यूएन की तरह ये नहीं है कि सदस्य तो हो लेकिन परमानेंट नहीं, परमानेंट तो 5 ही हैं। मोदी जी ने जब कार्यकाल अपना शुरू किया था उस समय यूएन में जाकर यूएन के मंच पर यूएन को लताड़ा था कि यदि आपने अपने आप को बदला नहीं तो यूएन अप्रासंगिक हो जाएगा। ये उनके शब्द मेरे नहीं हैं। तो यूएन अप्रासंगिक हो जाएगा। और कमोवेश मोदी जी ने लगभग G21 के साथ ये कर ही दिया है। अभी आगे और बहुत कुछ होगा। ये G21 कहीं ऐसा ना हो कि G250 हो जाए, है? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं? देख लेना भाई, मुझे लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा। इसमें सभी स्थायी सदस्य बन रहे हैं, हवाबाजी नहीं है, सबको पूरा सम्मान। उस अफ्रीकन यूनियन को जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, जिसके पास पैसा नहीं, गरीब है, गरीब है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? इंसान नहीं होते वो? अरे मैं तो भूल ही गया था, गोरे तो उनको स्लेव ही समझते हैं आज तक। उस अफ्रीकन यूनियन को जिसको तवज्जो नहीं देते थे, उस अफ्रीकन यूनियन को जिसको जाके डोमिनेट करते थे, और उस अफ्रीकन यूनियन को सर जिसके पास सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं, रिजर्व है, यूरेनियम कहाँ से आता है जानते हैं? कुछ पता है आपको? पता लगाइए किस प्रकार से अमेरिका ने दोहन किया और उनको भिखारी बना कर रखा है। जिनके पास विश्व की सबसे बड़ी संपदा है उनके पास अगर कुछ नहीं है तो टेक्नोलॉजी। भारत ने आज G21 में लिया है इस अफ्रीकन यूनियन को, कल टेक्नोलॉजी भी देगा। और यही वो अफ्रीकन यूनियन है, यही वो अफ्रीकी देश हैं जिनके साथ हमने, आप जो रोज़ खाते हो ना, वो रोज़ जो खाने वाली आपकी चीज़ है वो 250 रुपये किलो दोबारा ना हो, उसका हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप खेती कीजिए, जितनी होगी हम लेंगे। हाँ, अरहर की दाल की बात कर रहे हैं। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे उस समय जब इस बात को इंश्योर करने गए थे कि कभी भी दोबारा देश के अंदर ऐसी स्थिति ना होगी 250 रुपये किलो दाल हो जाए, तब इसी कांग्रेस ने इस देश के अंदर ये कहा था कि ये देश का प्रधानमंत्री तो घूमता रहता है। घूमने नहीं गए थे, आपके लिए दाल का इंतज़ाम करने गए थे, आपके लिए रोटी का इंतज़ाम करने गए थे, घूमने नहीं गए थे। आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। ये वही अफ्रीकन यूनियन है सर जो उस समय हमारे साथ खड़ा हुआ जब हमारे पास खाने को दाल नहीं थी, और जिसने कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपके हर खाने की ज़रूरत को पूरा करेंगे। और आज हमने अगर अफ्रीकन यूनियन को सम्मान दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है, हमने अपनी दोस्ती निभाई है। और ये दोस्ती बराबरी की दोस्ती है। ये दोस्ती उस समय काम आती है जब दुनिया में लोग मर रहे होते, तब हम फ्री वैक्सीन पहुंचाते हैं, फ्री दवाइयाँ पहुंचाते हैं। हमने पैसा नहीं मांगा इन लोगों से। उस समय कुछ लोग रो रहे थे, हाय मेरे बच्चे की वैक्सीन बेच दी। बेची नहीं है भाई, फ्री में दी है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? हाँ, पहले कम से कम देख तो लिया करो पीछे पलट के। नहीं, नशा करते हो, किसी ने घटिया क्वालिटी की सप्लाई कर दी होगी, कोकीन वोकीन क्या लेते हो, जो भी लेते हो, मत लिया करो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, गजब के लोग हैं। खैर, कुछ कमेंट ले लूँ, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाएंगे भाई। नकली इंडिया वालों को मिर्ची लग रही होगी, यहाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और मोदी जी पूरे मीडिया फुटेज ले रहे हैं, वहाँ मोदी जी का क्या सीन है? फुटेज तो साहब देखिए दीपांश सिंह जी, पूरा गया फुल फ्लेजेड, एंड मोदी डिजर्व्स इट थ्रू एंड थ्रू ना। ऐसा नहीं कि मोदी जी को वो नहीं है, लेकिन कनाडा का बायोफ्यूल अलायंस ऑब्जर्वर बनाया, यही तो मैं कह रहा हूँ युग रतन जी। बायोफ्यूल का ऑब्जर्वर भी बनाया और उसके बाद भी मीडिया से गायब। भाई बनाना तो पड़ेगा ना, एकदम से तो बाहर नहीं कर सकते आप। क्यों बनाया उसको भी सोचिए, विचार कीजिए, थोड़ा सा इसको खंगालिए, पीछे की कहानी निकल के सामने आ जाएगी आपके। कौन सी टेक्नोलॉजी क्या चाहिए और क्यों बनाना पड़ा। बर्नर का बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है साहब।
गजब का स्कोप है। मोहन जी कहते हैं ट्रूडो का बैड लक ही ख़राब है, घर पे भी लेफ्ट है और वर्ल्ड में भी मोदी के कहने पर लेफ्ट है। हाँ कसम से ये तो लेफ्ट ही हो गए, लेफ्ट वाले बिल्कुल। 2 दिन से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन दिखा रहा है, सो अकाउंट चेंज यहाँ पर या कहीं और। मोदी एंडेड चाइना वेस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन अफ्रीका। एब्सोल्युटली नवीन जी, बिल्कुल यू नेल्ड इट, यही किया। तो चाइना और अमेरिका जिस तरह से इनको खा जाना चाह रहे थे वो नहीं होने दिया। और भाई आप देखिए ना कि किस कदर इन्होंने लूटा है। अब मैं इसका छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको इस चित्र के माध्यम से देखने को मिलेगा। नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, नहीं कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है भाई साहब। हाँ, आपके सामने इस समय मालूम है क्या है? यूरेनियम की वो खदान है जो किलोमीटरों अंदर तक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये टिकली टिकली, पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ, ये फैक्ट्रीज हैं सर। हाँ, ये इतनी छोटी दिख रही, सोचिए कितना ऊपर से देख रहे हैं और कितना बड़ा इलाका देख रहे हैं आप। और देखिए किस हद तक यूरेनियम है, आप देख रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी, जानते हैं कहाँ से? नाइजीरिया से। नाइजीरिया से यूरेनियम जो निकालते थे ये साहब लोग, जानते हैं इसकी कीमत कितनी देते थे? यूरो 0.8 पर किलोग्राम, यानी 80 पैसे किलोग्राम। बताया जाता है कि नाइजीरिया को समझ में आ गया और उसने अब 200 यूरो प्रति किलोग्राम कर दिया। 80 पैसे की चीज़ को सीधे 200 रुपये किलो कर दिया है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान दे दिया मोदी जी ने, बोले इनका कुछ तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होने वाला है। इतनी बिजली इन लोगों ने इसी यूरेनियम से बनाई, इतना पावर इन्होंने लिया, इन्होंने बॉम्ब्स बनाए, सब कुछ किया। लेकिन जहाँ से लिया, जिन अफ्रीकन कंट्रीज से लिया, उनको तो कुछ मिला ही नहीं। हीरे बटोर के ले गए। डीबीएस कहाँ की है? अफ्रीका की नहीं है, खदानें लेकिन सारी उसी की हैं। कमाल है। तो खैर गजब है। इन्होंने जो किया है वो आपके सामने, इन्होंने बर्बाद किया है देशों को, और उस बर्बाद करने का नतीजा ये है कि आज भारत इनकी मदद कर रहा है। एक्चुअली इन देशों को सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए था, सच्चाई ये है ना, सबसे अमीर इनको होना चाहिए था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके पास कभी सशक्त कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं रहा जो आगे ले जा सके इनको। और जिसने कोशिश करी उसका वो हाल कर तो दिया था गद्दाफ़ी का। हाँ, गद्दाफ़ी वाला हाल कर देंगे जो कोशिश करेगा। मोदी के साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 24 में आपसे चूक हुई ना, हाँ तो ऐसा हो सकता है कि लोग मारने भाग रहे थे पीछे पीछे, एकदम से फिर किसी ने गोली मार दी। हाँ ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोशिश तो करेंगे, वो हो नहीं पाएगा भारत में, ये बात अलग है, पर आप इसके लिए तैयार रहना। उनकी पूरी तैयारी है, आपकी है या नहीं। आप अगर सजग नहीं हो, अगर आप ये सोच रहे हो मुझे तो पता मुझे किसको वोट देना, मुझे किसी और से कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी और को समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको सब कुछ करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, तो वो काम कर दिखाया जो हमको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि लोगों ने बोला कठिन काम है। पूरी दुनिया इसको देख रही थी कि G20 में भारत अफ्रीकन यूनियन को जगह दिला पाता है कि नहीं। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं सर क्या किया है हमने। वो जो मैकडॉनल्ड्स का, पिज़्ज़ा हट का, डोमिनोज़ का वो जो बड़ा वो रहता है ना, दुकानें नहीं बोलते, वो रेस्टोरेंट बोलते हैं, तो वो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना वाले, उनमें जहाँ गरीब नहीं जा पाता है। कभी आपने देखा है, कभी कुछ लोग हमारे जैसे मेरे जैसे होते हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करना बच्चों को लेगा, गरीब बच्चों को, फिर वहाँ पे वो रोक देते, नहीं अंदर नहीं जा सकते आप इनके साथ। तो कई बार बहस भी हो जाती, क्यों नहीं जा सकते भाई, ये इंसान नहीं है। कुछ समझदार होते हैं वो जाने देते हैं, वो बोल देते हैं सर एक तरफ बैठा लीजिएगा, हाँ एक तरफ बैठा लेंगे। वो जो अमीर लोग होते हैं ना वो गंदे हो जाते हैं, उनके पास से निकलने से भी उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, बिना छुले भी। हाँ, एक्चुअली इन लोगों की आत्मा इतनी गंदी है कि ये गंदे हो जाते हैं। अंदर से ही गंदे हैं ना, तो उनका असली रूप बाहर आ जाता है। तो जैसा वो उन रेस्टोरेंट्स में ले जाते हैं ना उन गरीब बच्चों को जिनके पास पहनने के अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, है ना,
ऐसे ही मोदी जी आज इन गरीब देशों को उस इलीट क्लब में ले गए, उस G20 में ले जाकर बैठा दिया और परमानेंट बैठा दिया जहां वो सोच भी नहीं सकते थे। पूरी दुनिया देख रही थी इसको, और आज पूरी दुनिया को एक बात का विश्वास तो हो गया, ये बंदा कर सकता है, इसके अंदर ताकत है, ये दुनिया से लड़ सकता है गरीबों के लिए। इसके लिए अमीर गरीब मायने नहीं रखता, इसके लिए इंसान इंसान मायने रखता। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, भारत की सनातन परंपरा इसीलिए जानी जाती है। और इसीलिए वो जो आप देख रहे थे ना, हाँ, वो जो चक्र भी जो था, इसीलिए ये चक्र घूमेगा। और विश्वास रखें, मेरी आवाज़ अगर अफ्रीका तक पहुंचती तो ज़रूर पहुंचे। विश्वास रखिएगा, सिर्फ भारत आगे नहीं बढ़ेगा, आप भी विश्व के अग्रणी बनेंगे, डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। ये जो आपकी लूट खसोट इन लोगों ने मचाई है ना, ये अब नहीं होने देंगे। अब आपके साथ लूट खसोट नहीं होने वाली है। अब आपको आपकी हर एक चीज़ की पूरी कीमत मिलेगी। और जो बेवकूफ़ बना के जो अब तक जो ले गए हैं, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन भविष्य में नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए आइए, पूरी दुनिया भारत के साथ आए, और भारत ही आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही आपको सम्मान देगा, और सही आपको आपके माल की कीमत देगा। इन चोर उचक्कों से क्या होने वाला। खैर, बहरहाल चलिए आगे चलें। Colleagues, this is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership. प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और कहते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। कौन सा बड़ा काम हो गया? चलो, That we're talking about today. जो बड़ा काम है वो पीछे लिखा हुआ है। वैसे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक। और नीचे वसुधैव कुटुंबकम, और आगे भारत है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया और भारत। बताओ, आफत हो गई। जीने थोड़ी देंगे मोदी जी, ऐसे कोई भारत लिखता है। खैर, बहरहाल पहले इनका पूरा बयान सुन लें। That we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future for greater, that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low- and middle-income countries, we need to maximize the impact of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को लेकर बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स फ्यूचर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर से ही बात आगे बढ़ेगी। बहरहाल G20 में क्या क्या हुआ। G20, पहली बात तो सबसे बड़ी बात जो G20 में हुआ वो G21 बन गया। ये पहली बड़ी बात। यानी G20 का आखिरी अध्यक्ष कौन था? हमेशा के लिए सवाल दुनिया के हर एग्ज़ाम में आएगा, तब क्या कहा जाएगा? भारत। भारत का नाम हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। अब G21 हो गया। अफ्रीकन यूनियन को किसने एंट्री दी? भारत, ठीक है। तो दो चीज़ें तो बड़ी हैं। तीसरा, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी छलांग। अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तीसरी बात ये, चौथी बात ये थी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वो बनाया। पांचवी बात इसमें ये थी कि यूक्रेन वॉर पर कंसेंसस नहीं बन रहा था, सब अलग अलग थे, कंसेंसस बन गया।
और छठी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पूरा फुल कंसेंसस बनकर बयान जारी करना। लोगों ने कह दिया था G20 का बयान नहीं आएगा क्योंकि सबके साइन नहीं हो पाएंगे। हो गए सर, वो बयान भी हो गया। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, छोटी मोटी नहीं। सबका पैसा इन्वेस्ट करा दिया, आप बोलो लड़, हाँ बराबर। चलिए भाई, तो आगे देखें क्या क्या ऐसा हमने अचीव किया जिससे हमको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात, इन सारे मैटर में ले लूँ, थोड़ा समय ले लूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ये चाहता था, जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें आउच बेबी शामिल है, जिसमें बाकी सारे लोग शामिल हैं, इटली सब शामिल हैं, जिनका ये कहना था कि आप रशिया को कंडेम करें, रशिया के खिलाफ बोलें और G20 एक रेजोल्यूशन पास करे जो रशिया को कंडेम करता और रशिया के खिलाफ हो। रशिया पहले ही नहीं आया, ठीक है, आता तो और बवाल होता। लेकिन सोचिए, जब पूरी दुनिया का प्रेशर हो, मोदी प्रेशर के आगे झुकने वालों में से नहीं है। पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद मोदी ने झुकने से मना कर दिया और ये बात साफ कर दी कि रशिया के खिलाफ हम कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। अब आती दूसरी बात, रशिया के खिलाफ नहीं करेंगे। रशिया का कहना था यूक्रेन के खिलाफ कर दो, रशिया को भी साफ कर दिया यूक्रेन के खिलाफ भी नहीं करेंगे, हम ना उनके खिलाफ बोलेंगे और ना आपके खिलाफ बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कंडीशन में सारे के सारे जो हैं एक दूसरे से विरुद्ध थे, तो दोनों को टोन डाउन कराना कि तुम भी अपने आप को थोड़ा कम कर लो भाई, ज़्यादा मत झगड़ो, तुम भी कम कर लो और एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर लें जिस पर सब लोग सहमत हों। उस पर भारत ने काम किया और भारत उसमें बहुत, देखिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है ये, बहुत बड़ी। जब दुश्मन आप आमने सामने खड़ा हो और उस समय आप उन दोनों को बोलो कि यहाँ झगड़ा मत करो और वो मान जाए आपकी बात, बहुत बड़ी बात होती है। भारत ने वो कर दिखाया, मोदी ने वो कर दिखाया, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन प्रेसिडेंट जब मोदी से पहले मिले थे तो G20 सदस्य की बात हुई थी, तो उन्होंने मोदी से कहा था मुझे संभव नहीं लगता। तब मोदी ने कहा था आपको गारंटी देता हूँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। उन्होंने खुद ने इस बात को कहा था कि संभव नहीं लगता, उनको खुद को विश्वास नहीं था। मैंने कहा ना पूरी दुनिया आपको देख रही थी। तो दो बड़ी जीत है, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना, रशिया के खिलाफ बयान जारी ना करना, यूक्रेन के खिलाफ भी बयान जारी नहीं करना, सबको कंसेंसस सबका बैठाना और एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और एक साथ जो है एक चीज़ों को लेकर जो है कंसेंसस बैठाना। अब इसमें जो है बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई युद्ध ही ख़त्म हो होगा, लेकिन अभी समय लगेगा। कब होगा वो भी आप देख लीजिएगा। जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, लोगों का कहना था कि दिल्ली में नहीं हो पाएगा, वो जॉइंट डिक्लेरेशन भी हो गया। अब इन तमाम सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो फ़ायदा हमको उतना नहीं हुआ जितना पुअर कंट्रीज़ को हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को हुआ है। घाना, ज़ाम्बिया, इथोपिया, तमाम सारे और देश, इन सबको अभी आगे लेकर जाना है, उस पर भी काम चल रहा है। और जो बड़ी बात हुई वो हुई टेक्नोलॉजी को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलराइजेशन करना, सरकार के अधीन लाना, इस पर कंसेंसस बना है G20 का। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया हुआ ये क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी मतलब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है साहब, मैं जो बोलता हूँ वही होता है ना, इसको समझ लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आने वाले कौन लोग हैं? बिल गेट्स, जॉर्ज सोरस और तमाम सारे वो लोग जो 2 नंबर का वो काम करना चाहते हैं, टेररिज्म को फाइनेंस करने वाले लोग, जो ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा पैसा बन जाए जो सरकार की निगाह से दूर हो और जिसे आसानी भी हो इधर से उधर करने में। कैश करने में दिक्कत है, गोल्ड करने में दिक्कत है, फिजिकल जाएगा। ये डिजिटल बनाया इन्होंने, डिजिटल ऐसा काला धन बनाया, डिजिटल ऐसी कैश करेंसी बना दी जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, वो अपने आप में चलेगी। और यदि ये चलता तो ये आप समझ लीजिए बड़े से बड़े देश फेल हो जाते हैं, भारत में भी कुछ भी हो जाता। भारत को ये बात, इस खतरे का आभास बहुत अच्छी तरह से। क्रिप्टो करेंसी आप ये समझ लीजिए ये बड़े बड़े देशों के लिए मौत का सामान है। किसी भी देश में कुछ भी कराना है क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आप करा सकते थे।
लेकिन कंसेंसस बना, भारत ने इसमें इनिशिएटिव लिया और लगभग सारे देश इस बात के लिए तैयार हुए कि नहीं, इसको सरकार के अधीन लाना चाहिए। अमेरिका इसमें तैयार नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा फंडामेंटल है CIA से आता है। ठीक है, सब आपकी कहानियाँ हैं, वो फलाना इकोनॉमिस्ट लाया, ढिकाना घंटा लाया, किसी के पास कुछ नहीं है। जो पीछे से कराने वाली एजेंसी है वो बैठी, उसे मालूम है मुझे क्या, क्यों लाया हूँ, क्या करना है, और एक दिन में कैसे सबका साफ भी कर देना है, उसको मालूम है। तो अमेरिका भले इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन सामने कैसे बोले, किस मुंह से बोले? तो अमेरिका को भी मन मार के बोलना ही पड़ा, हाँ भैया मैं भी तैयार हूँ, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करेंगे, सरकार के अधीन लाएंगे। तो एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम हुआ क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी का हुआ धीरे से एक चीज़ और पुश कर दी मोदी जी ने, वही अपना UPI और आधार। बोले डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सबका होना चाहिए, हमारे यहाँ तो है। और UPI कैसे काम करता है भारत में आके देख लो। तो सारे के सारे पगलाए घूम रहे हैं, वो चाट बाज़ार में जाके बेचारे गोलगप्पे खा के 10 रुपये का पेमेंट करके खुश हो गए, पागल हो गए, एकदम पगलाए जा रहे हैं कि ऐसा होता है, 10 रुपये का पेमेंट भी हो जाता है। किसी ने उनको बताया भाई साहब 1 रुपये का भी हो जाता है, 10 तो छोड़ो। तो ये स्थिति है, कोई पेंसिल खरीद रहा है, कोई शार्पनर खरीद रहा है, कोई रबर खरीद रहा है, और पेमेंट सिर्फ बच्चों की तरह, जैसे बच्चे एकदम खुश नहीं होते कोई नई चीज़ देख के, ऐसे पगलाए से घूम रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों के। धीरे से मोदी जी ने UPI को भी आगे बढ़ा दिया, डिजिटल पेमेंट को लेकर, कि सब लोग डिजिटल पेमेंट को लेकर, आप डिजिटल पेमेंट लोग लेंगे तो क्या लेंगे, आप ही का प्लेटफॉर्म मांगेंगे ना UPI, बस। और वो आधार इसलिए बना दिया क्योंकि भाई वो आपको बार बार जो परेशानी होती है, वो पर्चियाँ आप जो लिख कर भेजते हो, चिट लिख कर भेजते हो कि इसका कोविड वैक्सीनेशन हो गया नहीं हो गया, तो वो पूरा कर पाओ आप। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको हम लेकर आगे चलेंगे, और कुल मिलाकर जो है भारत को इसमें काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा हम लगता है हमको। ठीक है ना। अब सवाल और भी हैं, सवाल कोई सज्जन दूसरे उठा रहे हैं, उस सवाल को आज हम फिर से एक बार पुनः आपके सामने लेकर आए हैं। I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI, एक CEPC भी चल रहा था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी चल रहा था, उसको लेकर बोल रहे हैं। अच्छा, तो जिस बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर ये बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इटली जो हमारे इस प्रोजेक्ट में आया है, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसी इटली ने सबसे पहले BRI से एग्जिट कर लिया था, बाहर हो लिए थे, सबसे पहले बाहर हो लिए थे। और ये वो तस्वीर है मोदी जी की। सबसे पहले भी साइन इटली ने ही किया था BRI के लिए, अगर आपको जानकारी ना हो तो। G7 कंट्रीज़ में पहली कंट्री थी इटली जिसने चाइना के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था, MOU साइन किया था कि हम BRI में रहेंगे। और 2023 में हाँ अभी बाहर हो गए। क्यों? बोले अब हमको BRI में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? अब हमको भारत के साथ, अब हमको भारत के साथ हो इस रेल कॉरिडोर में आना है। कमाल है। हाँ, वो क्या क्या कहते थे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, फलान ढिकान, BRI, दुनिया भर के कितने चले, लेकिन कुछ इतना काम नहीं हो पाया जितना इस पर हो गया। लोग बोल रहे थे हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। कहाँ से चल रहे हो साहब आप? यहाँ से, और इधर होते हुए आ रहे हो, और ये हाइफा पर आ रहे हो, अल हदीता पर आ रहे हो, इसके बाद रियाद, ये मिडिल ईस्ट पूरा होते हुए दुबई, और यहाँ से मुंबई। ये पूरा नेटवर्क आपका यहाँ से यहाँ तक का है। ज़रा समझिएगा, 2-3 चीज़ें समझिए। हाइफा तो शायद उसके पास में है पहले से ही, क्या नाम है उसका,
इसको समझा दें थोड़ा सा आपको। क्या नाम है, आप जानते हो क्या उसको? है ये हाइफा पोर्ट किसी अपने आदमी के पास में है, वो उसके पास ये वाला पोर्ट भी है, मुंद्रा पोर्ट भी है उसके पास में इधर पे, याद आया? हाँ वही अडानी, बिल्कुल। हाइफा और मुंद्रा 2 मेजर पोर्ट हो गए इस पूरे एपिसोड के, है ना। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। दुबई के पास में एक पोर्ट हमने ऑलरेडी ले रखा है, ये वाला पोर्ट हमको लेने की आवश्यकता है, जिसको हम बहुत जल्दी ले लेंगे। तो कुल मिलाकर जो पूरा जो कॉरिडोर जो है वो पूरा भारत के हाथ में आ जाएगा, भारत ही इसको ऑपरेट करेगा। अब आ जाइए दूसरी बात पर। भारत ने जो है अफ्रीकन यूनियन को साथ लिया है। किसको? अफ्रीकन यूनियन को। आप हाइफा से आइए और ये पूरा अफ्रीका आपका कवर होता है यहाँ से, यानी अभी ये पूरा अफ्रीका आपका कवर होगा कहाँ? ये भी हाइफा पर आ जाएगा। अब आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा यार, दूसरा खोलना पड़ेगा, है ना। तो ये जो आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, बहुत सारे देश इसमें आएंगे, और हाँ अब आएगा मज़ा। ये रहा भारत, इस रास्ते से आ रहे हो आप, ये पूरा यहाँ, हालांकि पाकिस्तान के रास्ते से इजी होता, पर पाकिस्तान अपनी अड़े में है, पाकिस्तान से भी जा सकता था ये, पर अब ये फ़िलहाल इधर से आ रहा है, ठीक है। इधर से इधर और इधर से इधर और इधर से इधर। अब जैसे ही इधर आएगा तो कहाँ? ये पूरा इलाका, आप पूरा इलाका एक पोर्ट से जुड़ जाएगा। अब मार्केट साइज समझिए सर, ज़रा थोड़ा छोटा करूँ तब मज़ा आएगा आपको। लो पूरा छोटा कर दिया। अब ज़रा मार्केट साइज समझिए। ये जो रोड, ये जो आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाला, इसका मार्केट साइज समझिए। मार्केट साइज है ये पूरा इलाका और अफ्रीका और पूरा यूरोप। बचता क्या है इसके बाद में? आ जाओ। इसके बाद में सिर्फ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील बचता है, बस 3, सिर्फ 3। और आप कहाँ पर आ गए? आपने लगभग पूरा यूरोप कवर कर लिया। सबसे पैसा तो यही है ना, सबसे ज़्यादा। रशिया से आपके संबंध पहले से ही अच्छे हैं, ये पूरा कवर कर लिया। आपके साथ ये छूट रहा है, तो जब आप यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो तो इसको भी आप कवर कर ही लोगे। खेल ख़त्म, बचा क्या? लगभग पूरी दुनिया का बिजनेस जो है आप इस इनिशिएटिव पर, इस जो कॉरिडोर है इस पर आप ले आओगे। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है चीन जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहा था, वहाँ पर वो सफल नहीं हुआ, और भारत एक इतने बड़े इनिशिएटिव के साथ चल रहा। देखिए दिखने में बड़ा छोटा सा लग रहा अभी आपको, जरा सा ही तो है, कौन सा जरा बड़ा भारी है ना। देखने में कितनी छोटी सी रोड लग रही है। ये देखो यहाँ से आई, इधर आई, और ग्रीस से इसके बाद हाइफा आएगी, हाइफा से रियाद इधर होती हुई मिडिल ईस्ट होती हुई ये आ गई भाई। लेकिन एरिया कितना बड़ा कवर हो रहा है? मार्केट कितना? पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, ठीक है ना, पूरा सब कवर हो रहा है। तो जब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप सब कवर हो रहा है तो बचा क्या? मैक्सिमम बिजनेस तो आप ले गए ना इस रास्ते से, बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो जब ऐसी स्थिति है तो चीन को तो हाय हत्या होनी स्वाभाविक है। चीन तो बेचारा पगला गया होगा, और चीन ने जिनको रखा है अपने यहाँ, जो नौकर उसने अपने रखे, वो बेचारे आपके यहाँ चिल्ला रहे हैं। ज़रा तस्वीर भी देख लीजिए। ये वो सबसे पावरफुल तस्वीर है आज के बाजार की, जिसको समझ में आ रहा है ना बॉस, वही समझ पाएगा। ये सबसे पावरफुल तस्वीर है, ठीक है ना, क्योंकि यही इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वो तस्वीर है। यानी विश्व का मैं समझता हूँ 90% बिजनेस तो यहीं हो गया, बचा क्या? तो सबसे पावरफुल तस्वीर हम इसको कहेंगे, और सबसे मजबूत G20 में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो यही काम हुआ।
राहुल गांधी जी बोल रहे थे बीआरआई को लेकर रो रहे थे, वो मार्केटिंग कर रहे हैं बीआरआई की। पर अफसोस इस बात का है कि उससे बड़ा और उससे सस्ता रास्ता खोज लिया गया है, और ये रास्ता एक नया भारत को एक नया आयाम देगा। ये रास्ता भारत किसी और के लिए नहीं खोज रहा है, ये भारत जो रास्ता जो खुल रहा है, भारत जो गुड्स बनाएगा उनको एक्सपोर्ट करने के लिए खुल रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? तो आपके लिए नया मार्केट खुल चुका है, अफ्रीका का पूरा मार्केट खुल चुका है, जो लोग अमेरिका तक नहीं जाना चाहते, यूरोप तक नहीं जाना चाहते हैं, सऊदी मिडल ईस्ट का पूरा रास्ता खुल चुका है। बिज़नेस करना नहीं करना आपको है, पर बताना मेरा काम है, वो मैं ज़रूर बता दूंगा। पूरी दुनिया का रास्ता अब आपके लिए सीधे खुल गया है। कंटेनर लोड करो, काम खत्म, भूल जाओ, है ना? ईजिली पहुंच जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी, एक्चुअली मोदी ने इतना ग्रैंड हॉस्पिटलिटी इसलिए दिया ताकि ये बड़े बड़े देश छोटेपन की फीलिंग के शर्मसार भारत की हर बात इज्जत बचाने के डर से मान ले। देखिए, ना तो भारत किसी को दबाता है, ना भारत किसी से दबता है ना? तो दोनों ही बातें हैं, और अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। 100% बिलीव महाकाल has sent मोदी जी, nobody can stop him, every roadblock turns into opportunity, sadly people still wishing for पप्पू as PM। अब रॉबिन जी, मूर्खों की तो कहीं कमी नहीं ना, मूर्खों की वजह से ही तो दुनिया चल रही है। सब समझदार हो जाएंगे कैसे? काम जल्दी। स्मॉल डाउट, विल दे कट डाउन द ट्रीज इन सऊदी डेजर्ट फॉर रेल लाइन्स जस्ट लाइक मुंबई अंडरग्राउंड ट्रेन? देखिए नवीन जी, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है, आपकी बात एकदम सही है। हमने जो दिखाया उसमें बीच में समुद्र भी है, समुद्र में भी बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, जैसा कि अभी मुंबई वाले मैटर में हो रहा था, आपने देखा था विधानसभा में। तो समुद्र में भी पेड़ काटे जाएंगे, और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो जिस डेजर्ट से जो मिडल ईस्ट के आ रहा है, वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं सर, वो उन ग्लेशियर्स को भी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक नदियाँ हैं मीठे पानी की, वो इकोसिस्टम थोड़ा वो हो जाएगा। अब मोदी मानता कहाँ है सर? आप जानते तो आदमी अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। कुछ लोग इसको सीरियसली ले जाएंगे, मज़े की बात आप ये देखना, बस उनके मज़े लेना आप। हाँ, अबिन जी कहते हैं सर डोवाल जी वॉज प्रेजेंट अलॉन्ग विद FM, हाँ, एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर, इज़ इट ऑलवेज द केस? नहीं, कभी नहीं होता। डोवाल का वहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी थे। G20 हैज़ अ सिक्योरिटी एंगल ऑल्सो, सॉरी फॉर द मेजर क्वेश्चन। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और कभी नहीं ऐसा होता, लेकिन यहाँ रखा गया, उसके बहुत सारे कारण हैं, है ना? बहुत सारे कारण। दिल्ली डिक्लेरेशन की खूब चर्चा हुई, वो समझाइए। भूल जाइए दिल्ली डिक्लेरेशन को, परेशान मत होने दीजिए। जो मेन है उसको समझिए, धंधा, पैसा, है ना? देश आगे बढ़ेगा पैसे से, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये जो पावरफुल तस्वीर है ना, बस इसको याद रखिए, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो बिल्कुल अलग लेवल पर जो है लेकर जाएगी भारत को, और आप इस तस्वीर से बहुत कुछ समझ सकते हैं। बहरहाल मोदी जी खुद भी ट्वीट करके बता रहे हैं, चार्टिंग अ जर्नी ऑफ शेयर्ड एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर promises to be a beacon of cooperation, innovation and shared progress as history unfolds. May this corridor be a testament to human endeavor and unity across continents. इस बात की जिम्मेदारी, अगर ये प्रॉपरली बन जाता है, जैसे मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे बनाने में, और अगर ये प्रॉपरली बन जाता है, और अगर ये सही तरीके से चालू हो जाता है, कारगर हो जाता है, जिससे भारत पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, आप ये समझ लेना बॉस, बस इतना आपको समझा रहा हूँ कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आज जो है, इससे 2 गुने का फ़र्क आ जाएगा, सीधे 2 गुने का, इतना फ़र्क आएगा। भारत इतना पैसा बना लेगा। आपको दिक्कत आएगी तो सिर्फ एक ही चीज़ में दिक्कत आने वाली कि कल आपको लेबर नहीं मिलेगी, जो आपके घर में जो अभी काम हो रहे हैं ना आराम से, क्योंकि सबके पास पैसा आएगा, ऐसा नहीं वो कि एक जगह रुक जाएगा, है ना? उसके लिए ज़रूर तैयार रहेगा। इंडिया इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट अमेरिका, इनफैक्ट बेटर देन अमेरिका, अगर आप समझ सको तो, है ना? और इसलिए हम कहते हैं, बहुत सारे लोग बार बार पूछते थे, छोटी छोटी चीज़ों को पूछते थे, कैसे भारत आगे बढ़ेगा, क्या होगा। आप आदमी को देखिए, उस पर विश्वास कीजिए, भारत आगे बढ़ेगा, ये आज आपके सामने है, बढ़ रहा है भारत, है ना? बता दें तो में कांग्रेस सियाचिन से सेना हटाने वाली थी, उस वक्त
क्या हुआ था, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। मनमोहन सिंह ने किसी डर से फैसला वापस लिया था, शायद बहुत कम लोगों को पता है। दीपक जी, इसको ना अपन बाद में लेंगे कमेंट को, क्योंकि आज जो है ना G20 से रिलेटेड बात है। लेकिन आपका बहुत शानदार कमेंट है, मैं कोशिश करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेने की, ताकि हम इस पर बाद में चर्चा कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात उठाई है, इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। सजी वाज नॉट टेक ऑन कनेक्टिंग केन्या को नाइजीरिया एज अल्टरनेटिव, वी शुड रिलाई ऑन सऊदी एंड टाइम टू स्ट्रेंथन नॉर्दर्न अलायंस, डेथ ऑफ BRI। देवपाल जी देखिए, कोई किसी पर, मैंने आपसे क्या बोला, आपका कोई दोस्त नहीं है। आप इस मेरे शब्दों को भूल जाते हो आप लोग। आपका इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। आज आपको क्या लगता है अमेरिका आपका दोस्त है? नहीं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। लेकिन आज वो आपके साथ खड़ा है, और इस कॉरिडोर में भी आपके साथ खड़ा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर में। क्यों खड़ा है? उसे मालूम है कि आप पैसे कमाने वाले हो, है ना। अंग्रेजी की कहावत है, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ ऑलवेज अ बास्टर्ड। हिंदी में कहें तो जो सक्सेस होती है उसके तो बहुत सारे पिता निकल आते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है, और जो फेलियर है वो हमेशा अनाथ ही रहता है, उसको कोई नहीं मिलता। तो सक्सेसफुल है देश, इसलिए लोग इसके पीछे आ रहे हैं। खैर, और देखें, कि समापन एक तरह से माने तो कैसे और क्या कहा मोदी जी ने, जरा उसको भी देखें। फ्रेंड्स, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये कौन से भोंदूनाथ हैं भाई साहब? ये अक्सर बैठे ही रह जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं मंत्री अंतरी, ये बैठे ही रह जाते हैं। ये दूसरी तीसरी बार हुआ है इनके साथ, हैं। ये जो भी IAS साहब हैं, भाई साहब थोड़ा होश में रहा कीजिए। आ गया, होश आया, देर से आया। तो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो गया। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है, और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं। आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। ये सब तो ठीक है। मैं इतनी देर से देख रहा था, ये काजू बादाम रखे होंगे यहाँ पर। अब गुड़ रख के बैठा अगला आदमी यार, मैंने कमाल हो गया, गजब है, एकदम देसी आदमी है यार, हमारी तरह है। सही है, बिल्कुल सही है भाई। क्या करें, हाँ पड़ोस वाले आ जाएंगे, लेबर कम नहीं होगी, सही बात है। तो ये स्थिति है। डिक्लेरेशन भी साइन हो गए, सब कुछ हो गया, और G20 जो है सफल रहा भारत के लिहाज से। सवाल इस बात का है कि कुछ लोग अब भी भारत का बुरा चाहते हैं, और इस कदर बुरा चाहते हैं कि पूछिए मत। अभी भी वो भारत की बुराई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
उनको अभी भी लग रहा है कि भारत की बुराई करने में उनको पता भी नहीं है। सबसे मजे की बात, आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं क्या जिनको पता नहीं है कि G20 में क्या क्या हुआ? उनसे पूछिएगा ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने लोग इससे जुड़ेंगे, ये कितने अरब खरब की इकोनॉमी बनने वाली है, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? उन्हें कुछ नहीं मालूम होगा। और मालूम क्या, आंकड़ों पे बात करने का, जब मालूम क्या, अरे कुछ नहीं होता यार, आंकड़े पे बात नहीं करेंगे। आंकड़ों में बात करेंगे तो हो जाएगा, एक प्रजाति नहीं बदलेगी, वो 7वीं शताब्दी में, हाँ उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उस प्रजाति का भी बता दूं, वीडियो एक है, देखें, उस प्रजाति को भी देख ले भाई। कि इंदिरा गांधी की स्थान जो है नकलों के अंदर, वहाँ पर हमारी स्टॉल लग रही थी। हमारे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए और हमारे स्टॉल पर जो आइटम रखे थे वो देखे अच्छे से, बहुत अच्छे लगे, उन्हें पसंद करे, बोले आपकी कला अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हम अपने घर आ गए, स्टॉल जब पूरी और टाइम हो गया तो हमारे पास 3 दिन के बाद फ़ोन आता है कि आपके स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था। तो बोले आप वो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, वो पसंद आ गया है और वो आपका मटका जो है जर्मन लेके जाएंगे और वहाँ गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा साहब तो बड़ी खुशी की बात है। और बोले इसके साथ में बिल भी भेज देना। तो मैंने कहा साहब बिल तो नहीं भेजेंगे, वो आपने कहा गिफ्ट देने जा रहा है तो हमारी तरफ से भारत को ये गिफ्ट है, ये मैंने इस तरह से उनसे कहा। लेकिन हमारे मोहल्ले में, आर्टिजनों में और हमारे घर में खुशी की लहर लहर गई कि आज हमारी कला जर्मन जा रही है और वो भी प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं। इनकी कला जर्मनी जा रही है, प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं। इससे पहले वाले जो इफ्तारी करते थे ना, वो लेके नहीं गए। लेकिन जो इफ्तारी नहीं कर रहा, टोपी नहीं पहन रहा, वो इनके पेट का ख्याल जरूर रखे। वो कला को, भारत की हर कला को दुनिया में पहुंचाया जा रहा है गिफ्ट के ज़रिए। वोट ये फिर भी नहीं देंगे, ये मत समझ लेना कि वोट मिल जाएगा। वोट ये फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो इनको पेट की चिंता है, अभी तो पेट की आग है। लेकिन जब वोट देने जाते ना, तब इनको पेट की आग से कोई मतलब नहीं होता। तब इनके दिमाग पर एक दूसरा ही शैतान हावी होता है। तब इन्हें विकास से मतलब नहीं होता। तब इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने कितना पैसा कमाया। उम्मीद करेंगे शायद इसके बाद आंखें खुल जाए कुछ लोगों की, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल एकदम आंख बंद करके जो है ना वो वोटिंग करते हैं। तो उम्मीद करेंगे शायद उनको समझ में आएगा कि वो जो लोग आपको बरगलाते हैं ना, खाने को नहीं देने वाले। खाने को मिलेगा किससे? विकास से। और विकास जब होता है ना तो सबका होता है। सड़क बनती हैं, हाईवेज़ बनते हैं, उस पर सब चलते हैं। हाँ, वो जो गरीब रथ चल रही है ना, उसमें सबसे ज़्यादा चलने वाले कौन है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, जाकर देख लीजिएगा। 500 रुपये के टिकट में आप जो पूरा भारत इधर से उधर घूम लेते हो ना एसी में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एम्स के अंदर जो लोग इलाज करा रहे हैं, कभी जाकर देख लीजिएगा, सुबह जाकर फ़ोटो खींच लीजिएगा, कोई भी खींच ले, सबको ओपन चैलेंज है। कपड़े बता देंगे कि विकास का फ़ायदा किसको मिल रहा है। ठीक है, बाकी अब क्या ही कहें। चलिए, तो सिर्फ ये नहीं है, और भी लोग हैं, इनको क्यों बदनाम करें? और बड़े वाले मौजूद हैं। एक नाम पढ़ाऊं पहले, फिर मज़ा आएगा। दिव्या द्विवेदी जी रही मैडम, हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आए IIT में फिलॉसफी क्या कर रहा भैया जी? फिलॉसफी वालों को निकाल के बाहर फेंको, इन्हें BA MA में भेजो। जाए का काम है, जाए यहाँ टेक्नोलॉजी में जी फिलॉसफी क्या करनी है? जी पगलाए देंगे मैं मौड़ी मोड़न को। तो जी बेई गद्दार हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ, बे नेक्सस बताओ तो ना, बा में दिव्या द्विवेदी याद आ गो जी, बेई हैं। हाँ, अंग्रेजी में गिटर पिटर करेंगे अभी, जाए सुन लियो जरा। और मिला कौन सा इन्हें? फ्रांस 24, समझ गए ना आप? हाँ, अच्छा एक बात और बता दूं, इन भाई साहब को एंट्री मिली है G20 में, और ना इन मैडम को मिली है जो G20 लगाए कहाँ खड़े हैं, जो थर्मोकोल का G20 लगाए खड़े हो गए कॉलोनी में। वाह, अरे वाह, गजब। और दिखा से रहे हैं कि भाई G20 में किसी से बात कर रहे हैं। किससे? ये फर्जी औरत कौन है भाई? If we look at India itself, then there are two Indias. There is an India of the past, of the racialized caste order, which oppresses the majority population. It's well known as the Antushab, but also many other lower caste, les basse caste. And this is the India also of the Aryan interest, in quotes, which is now anxiously expressing itself in the Aryan name, Bharata.
And then there is the India of the future, that is an egalitarian India, which would be without the caste oppressions and it would be without Hinduism. And that is the India that is not yet represented, but it is waiting, longing for the world to show its visage to the world. Would be without the caste oppressions and it would be without Hinduism, would be without the caste oppressions and it would be without Hinduism, and it would be without Hinduism, and it would be without Hinduism, and it would be without Hinduism. नाम दिव्या द्विवेदी। पहली बात तो हम बता दें, इनके जैसे लोग हिंदू ही नहीं होते, ये हिंदू नहीं है। तो द्विवेदी लिखने से कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं, मानते ही नहीं हम इनको, काम ही ख़त्म, हिंदू ही नहीं मानते। जे भैया IIT की प्रोफेसर और फ्रांस वाला लिख रहा है, इनने कहा होगा तभी लिखा उसने। हमारे टैक्स के पैसे पर देश में ऐसे गद्दार पल रहे हैं जो इस देश की 80% से ज़्यादा आबादी को ये कहते हैं कि ये देश विदाउट हिंदुइज्म होगा। गद्दार तो सर अंदर भरे हैं, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? गद्दार तो अंदर भरे हैं, ठीक है ना। जिनका कमेंट डिलीट कर दिया उन सज्जन से एक निवेदन है, बार बार कमेंट ना करें, ब्लॉक कर दिए जाएंगे ना, निवेदन समझ लिया करें, ठीक है। यूरेनियम क्राइसिस हिट रियल हार्ड, बिल्कुल सर, एकदम हार्ड हिट करने वाला, बहुत बुरी तरह से। तो ये स्थिति है साहब, हमारे देश के अंदर ही ऐसे गद्दार मौजूद हैं, हम क्या करें? कितने भी G20 करा लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा जब तक ऐसे गद्दार मौजूद हैं। चलिए, पर ये गद्दार भी क्या कर पाएंगे साहब, दुनिया मान रही है। वर्ल्ड बैंक और HSBC की रिपोर्ट, भारत ने जो उपलब्धि 6 साल में हासिल की उसे पाने में 47 साल लगते। कितने? 47 ईयर्स लगते, 6 साल में कर दिखाया। वो जो वित्तीय ट्रांजैक्शन वगैरह ना, 80% वित्तीय ट्रांजैक्शन रेट हासिल कर लिया भारत ने। 2008 में केवल 25% था। तो लोग बैंकिंग से जुड़े, पहले 25% थे, अब 80% जुड़े। तो ये बहुत 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 सारे फ़र्क हैं। पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है सर गद्दारों को छोड़ के। गद्दार तारीफ़ नहीं कर पाएंगे, गद्दारों को परेशानी है क्योंकि चूड़ी कस दी गई है, लोग जेल जा रहे हैं। इसलिए नवजात का ब्रेन वॉश होगा पक्का, 100% होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। खैर चलिए साहब, क्यों परेशानी इन लोगों को? क्योंकि जो चोर हैं, वो चक्के हैं, उनके लिए परेशानी है। चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, CBI ने गिरफ्तार कर लिया साहब। चलिए, क्यों गिरफ्तार हो गए? एक पुराना केस चल रहा था, उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू कहते हैं मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। CID ने बिना किसी उचित जानकारी के मुझे गिरफ्तार कर लिया और मैंने उसे सबूत दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाने से इनकार कर दिया और मेरी भूमिका के बिना मेरे नाम FIR जोड़ दिया, मेरा नाम FIR में जोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री TDP चंद्रबाबू नायडू। तो CID ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। अब सियासत गरमाएगी, देखते हैं क्या होता है। तो ये स्थिति है। चलिए, द्विवेदी जी अकेली नहीं है जो हिंदुइज्म को गाली दे रही हैं, सनातन को गाली दे रही हैं, और भी लोग हैं। पता तो है ना आपको कौन से, देखें जरा। अरे ये भी गाली दे रहे हैं क्या? देखें जरा। आय हाय, ये चुम्मी, क्या बात है। हाँ, न हिंदू बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। उदय निधि को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आंखों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना। ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले, तो वहां के सनातन धर्म वाले जो तमिलनाडु के अगर जाग गए तो यकीनन बाप बेटे दोनों को कुर्सी से हाथ में धोना पड़े। आपको ही पता है कि दुनिया में सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन है, उसको खत्म किया जा सकता है क्या? सियासी लोग बोलते हैं, मैं बड़ा रास्त उनके बेटे को एक रुबाई देना चाहता हूँ जो आप पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे जी, कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो,
क्या राम उससे खुश है जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम चीची को आम कर रहे हो। हाँ, राम राम चीची को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। इन लोगों के सेकुलर की बात करते, जबान से सेकुलर बातें, अंदर से खुद ये भारत को तोड़ने के ऊपर अंदर से जो उसकी सोच है वो ठीक नहीं है कि सारे लोगों को यकजहती या सेकुलर ये सब पाठ पढ़ाते हैं, अंदर से खुद ही मुल्क को तोड़ने वाला काम करते हैं। विपक्ष वालों की जहालत को देखिए साहब, मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो दुनिया, देश और दुनिया में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले ने मोदी जी को कोसते कोसते खुद ही को कर लिया है नंगा। और मोदी और इन लोगों विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए माँ गंगा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है पूरे भारत से कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को तुम लोग कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं उस जिला का नाम है दरभंगा, और मोदी और अमित शाह जी ने देश का दुनिया भर में बजा दिया है डंका। इसलिए विपक्ष वालों, तुम हरगिज न लो मोदी और अमित शाह जी से पंगा। मोदी जी का बहुत बड़ा फाइल दिखता है आपको। अंधभक्त बोलेंगे आप? नहीं, अंधभक्त कहने वाला कहता रहे। आप तो इस्लाम धर्म से आप बिल्कुल, अगर इस्लाम के लिए कहते तो क्या होता? इस्लाम पर अगर कहता तो यकीनन इस्लाम पर मार मिटने वाले हम लोग हैं, यकीनन हम लोग भी आवाज उठाते, और आवाज उठाते जहां तक होती जान देने को भी। बताइए, कहते यदि इस्लाम के लिए बोला होता तो जान भी दे देते हम, हर जगह तक आवाज़ उठाते। हिंदू कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सब वो कह रहे हैं। कमाल है भाई। चलो भाई, आगे भी है थोड़ा कुछ, देखें या छोड़ें। मुख्यमंत्री का लड़के के द्वारा ये बातें की गई, और ये देश चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कई धर्मों का ये संगम मुल्क भी है, और कई धर्म के लोग रहते हैं, और धर्म से इंसान ऐसा प्यार करता है कि आप यकीन मानिए कि कोई अगर सियासत में किसी से प्यार करता हो या मोहब्बत करता हो, या फिर एक लड़का लड़की को मोहब्बत करता है, तो एक दोनों कहता है कि तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा, वो भी कहता है कि तुम नहीं मिलोगे तो मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन हकीकत में मरता कोई नहीं है। यानी कहने का हाथ ये है कि ये सब फर्जी मोहब्बत कहलाती है, लेकिन धर्म से जब इंसान मोहब्बत करता है तो वो ऐसी मोहब्बत होती है कि धर्म पर जान देने को इंसान फख्र महसूस करता है। और मैं शेर यूं कह सकता हूं कि उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी। अरे उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी, और मुझे डर है कि लाशों पर रियासत होगी। जब ऐसी स्थिति बनती है तो खाना जंग की एक बड़ी तादाद रोड पर आता है, तो पुलिस को और राज्य की सरकारों को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह भी याद रखिए कि धर्म से जब इंसान ऐसी मोहब्बत करता है कि हम लोग कहा करते हैं कि अगर आपके हमारे जान को खतरा हो तो ईश्वर और खुदा के नाम पर कुछ ना कुछ गरीब को दे दिया करो ताकि अपनी जान तुम बचाओ, और अगर धर्म को खतरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। लेकिन जब ये बातें सुनने को मिली, धर्म पे ऐसा टिप्पणी करना कि धर्म को खत्म कर देना चाहिए, आपको ही पता है कि दुनिया में सबसे पुराना जो धर्म है सनातन है, उसको खत्म किया जा सकता है? नहीं, धर्म कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन पुराना कोई है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि बड़ी तादाद अपने मुल्क में ये रहती है। ऐसा बोलना कहाँ तक? एकदम कोई किसी को भी चाहिए कि नहीं बोले, और ये सियासी लोग बोलते रहते हैं, लेकिन पब्लिक जो है धर्म से जुड़ी हुई बड़ी तादाद में है। मैं बड़ा रास्त उनके बेटे को एक रुबाई देना चाहता हूँ जो आप पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे जी, कि अपनी परंपरा को नीलाम कर। तो साहब कुल मिला के उन्होंने भी सलाह दे दी, लेकिन मजाल है कि करुणा दीदी या उदयनिधि को समझ में आ जाए। समझ में तो आने वाली नहीं है। एक वीडियो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, आप ही लोग देखें। भाई लौंडा फेमस हो रहा है, कुछ भी कहो, ऐसा गजब फेमस हो रहा है कि लोग मुंह पे जूता रख रख के जा रहे हैं। गजब है भाई, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या इसके बाद सुधर जाएंगे? ना, मजा है, सुधर जाए। वीडियो देखिए, फिर आगे बताता हूँ। என்னோட பேர் வந்து முருகனுங்க. நான் செங்கோட்டை காலாங்கரையில் வந்து விநாயகர் செய்கிற இதில் நம்ம விநாயகர் சிலை எல்லாம் செஞ்சு வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிக்கிருக்காங்க. நான் செய்கிறது மொத்தமே வந்து கிழங்கு மாவு, கப்ப மாவு, ஜவ்வரிசி இது மூணுமே கலந்துருக்காங்க.
இதில் மற்றபடி வேறு பிளாஸ்டர் பாரிஸ் எந்த எதுவுமே கலப்படம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நான் இந்த தொழிலை வந்து கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நேற்றைக்கு 7ஆம் தேதி வந்து டிஎஸ்பி வந்து நம்ம நாகசங்கருங்கிற சார் கூட வந்து செங்கோட்டை இன்ஸ்பெக்டர் கூட ஒரு 10 போலீஸ் வந்தாங்க. வந்துட்டு பிளாஸ்டர் பாரிஸ் நான் பண்ணுற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன் பிளாஸ்டர் பாரிஸ் இல்லாமல் இது எல்லாமே வந்து நான் கிழங்கு மாவில் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. அது எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்குது அதனால நான் ஏதாவது. ये साहब बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, जैसा बताया जाता हमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या कहा गया है। बताया जाता बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं मिस्टर मुरुगन सेंगोताई से तमिलनाडु से 20 साल से भगवान गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं। और ये जो भगवान गणेश की प्रतिमा बनाते हैं ये आलू से, कुछ आटे से और साबूदाने से, इन तमाम सारी चीज़ों से गणेश की प्रतिमा बनाते हैं। इसके बावजूद इनके पास में डीएसपी साहब आए और तमाम सारे पुलिस वाले आए, कुछ वहाँ के लोग आए, पूछने लगे क्या क्या करते हो क्या नहीं करते हो। इनको हैरेसमेंट करने लगे, बोले तुम ये गणेश की मूर्ति क्यों बना रहे हो, ये मूर्तियाँ मत बनाओ, ऊपर से ऑर्डर है इनको नहीं बनाना है। और जब उन्होंने बोला कि भाई मैं तो ये मूर्तियाँ बनाऊँगा, मेरा ऑर्डर है, मुझे कंप्लीट करना। बोले नहीं तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बना रहे हो। बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मेरे यहाँ है ही नहीं, मेरे पूरे वर्कशॉप पे नहीं। बोले नहीं तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना रहे हो, ये बनाना बैन है, हम तुमको बंद कर देंगे। ये तमिलनाडु में चल रहा है। सनातन धर्म से जिनको दिक्कत है उनका ये काम चल रहा है, क्या कहें। तमिलनाडु नहीं सर, बिहार में आइए, बिहार दिखाएं आपको। जन्माष्टमी समारोह है 2023 का और आगे एक मूर्ख खड़ा है जो शिक्षा मंत्री है, और इस मूर्ख के बारे में क्या कहें आप खुद ही सुनिए। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा पठाने प्रोफेट मोटाना पुरुषोत्तम जो भी कह दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए। मोटाना पुरुषोत्तम जो भी कह दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए। पेट मोटाना पुरुषोत्तम जो भी कह दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए। इस मूर्ख आदमी को देखिए, इस मूर्ख को ये भी नहीं मालूम प्रॉफिट यानी कि जो नबी साहब है मुसलमानों के, उनको लेकर ये टिप्पणी कर रहा है। कहता प्रॉफिट मर्यादा पुरुषोत्तम या जो भी कुछ। मर्यादा पुरुषोत्तम मालूम है इस गधे को क्या होता है? गधा कहेंगे हम इसको, गधा। इस गधे को मालूम है मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम तब होता है जब परिस्थितियां कुछ भी हों लेकिन आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, आपने एक गलती ना करी हो, तब होता मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे कैसे लोग हैं हमारे यहाँ। ये है चंद्रशेखर, नाम चंद्रशेखर और काम असुरों वाले। गजब है साहब, हैरान हूँ मैं तो देखकर। इसकी फिल्मों में उतना फेमस नहीं मिला जितना मिल रहा। हाँ ये तो खूब फेमस हो रहा है साहब जूते चप्पलों से। तो ये स्थिति है साहब, हमारे घर के अंदर ही लोग ऐसे बैठे हैं, क्या कहें। दूसरे से क्या शिकायत करें जब अपने ही ऐसे बैठे हैं, तो बड़ा बुरा हाल है। खैर, हमें नहीं लगता कि हमारे पास आज समय है बाकी चीज़ों को कवर करने का, बिल्कुल नहीं है। लगता क्या, इसको हम कल कवर करेंगे, है ना। कल हमारा क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रहेगा और साथ ही साथ ये भी रहेगा, थोड़ा जल्दी कर लेंगे ना। लेकिन एक वीडियो चलते चलते और देख लें। अरे भाई, एक वीडियो चलते चलते और देख लें। अधनंगे हो गए लेकिन फिर भी हंसी आ रही है। पत्थर फेंके थे साहब यहाँ पर, अब इन्हीं से इनकी शर्टें उतरवा कर इनसे पत्थर उठवाए जा रहे हैं। ये देखो हंसी देखो। जो पत्थर फेंके थे वो पत्थर चुनते भी चलो।
विवाद हुआ था जिसमें पत्थरबाजी हुई थी, क्या विवाद था, किस बात को लेकर हुआ था? ये थाना सदर बाजार क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने आपस में लोगों की झड़प हुई। ये कल शाम की बात है और इनका पहले का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा खासा रहा है। और उसके बाद फिर ये लोग आपस में पुराने विवाद को लेकर फिर से आमने सामने हुए हैं हथियार के साथ में। उस पर से पुलिस ने बकायदा अपराध दर्ज किया गया, दोनों दोषियों का कास्टडी दी गई और इन्हें कोर्ट पेश किया जाए। कौन है सर आरोपी इसमें, कौन है? इसमें जुबैर ताइशा कुरैशी 49 साल, मोहसिन। तो ज़ुबैर तमाम की जो गैंग है पूरी वो पकड़ी गई। आपस का ही झगड़ा था, हथियारों से गुंडागर्दी करना, ये सब चल रहा था इनका। खैर पकड़े गए, सब धर लिए गए, लेकिन बात वहीं की वहीं है। सुधार कैसे आएगा भला? नहीं, ये एमपी का था, यूपी का नहीं था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 मिनट में पुनः एक बार उसको चेक कर लूँ। कई बार ऐसा होता, बहुत सारी न्यूज़ होती तो हमसे भी गलती होती। नहीं, 100% एमपी का है। मध्य प्रदेश पुलिस का लोगो है, ठीक है। और चलिए, यदि आप तक हमारी वीडियो पहुंच रहे हैं, यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भरना मत भूलिएगा, पेमेंट करना मत भूलिएगा। और QR कोड को जब स्कैन करेंगे, पेमेंट का जब ऑप्शन आएगा तो पेमेंट के ठीक नीचे एक और आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें ऐड मैसेज लिखा होगा या फिर कुछ इस प्रकार का लिखा होगा। उसमें अपना नंबर और नाम ध्यान से लिख दीजिएगा। नंबर बहुत ध्यान से लिख दीजिएगा, 8770720196। इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। भीम यूपी एड्रेस NShuklaN@UPI के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें। 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। t.me/शुक्लाइन टेलीग्राम के इस चैनल से सभी लोग जुड़ जाएं, जो पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं वो भी जुड़ जाएं। ट्विटर पे NSO365 और @NShuklaइन दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम कुशर्चे, ट्विटर पर @NShuklaइन, फेसबुक पर नितिन शुक्लाइन, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा गूगल फॉर्म भारत में रहने वालों के लिए और जो NRIs हैं उन सब के लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ है। हर एक वीडियो, हर एक लाइव के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर अपना गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिए। क्लियर है? तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, आपने आज का लाइव एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। कल का एपिसोड थोड़ा जल्दी करेंगे, किस टाइम पर करेंगे ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से मालूम चल जाएगा, है ना? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। राम राम आप सभी को।